सबके हो गए? दिव्यांशी हो गया? सर सेकंड वाला नहीं हुआ। फर्स्ट वाला हो गया, डिस्क वाला? सर पूरा नहीं हुआ। तो लेके दोनों नहीं हुए ना? चलिए कोई नहीं, करते हैं। माइक को म्यूट कर दीजिएगा सभी लोग। सिंपल है, बस इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। आपने कहा कि एक तो डिस्क है, ये डिस्क है, इस पे आपको चार्ज दिया हुआ है सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर। हमें को इसके एक्सिस पे निकालना है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालूंगा। ठीक। तो स्मॉल एलिमेंट आपने यहाँ पे क्या मान लिया, एक छोटा सा रिंग मान लिया, ये। मैं इसको एक्स नहीं लेता हूँ, इसको आर ले रहा हूँ, क्योंकि हमें आदत है ना डीएक्स करके इंटीग्रेट करने की, बस उस आदत के लिए। तो मैंने कहा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, एक्स, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, डीएक्स। ठीक। तो इस रिंग के कारण, ये ऐसा ही है ना, ये पूरा डिस्क है, तो आपने कहा इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है, एक्स, और इसकी थिकनेस कितनी है, डीएक्स। तो इस छोटे से एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया। इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू थिकनेस, ये होगा ना। तो आपने कहा कि इस पे स्मॉल चार्ज डी क्यू ये रहा। अब ये जो छोटा सा रिंग बन रहा है इसके कारण इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना, डीई, क्योंकि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है। तो आपने कहा कि छोटे से रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, वो किसके इक्वल है, के क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, आर, जो फॉर्मूला था हमारा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर का मतलब रेडियस, इस रिंग का रेडियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आ रहा है समझ में? अब हम लोग डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। डी क्यू क्या है, सिग्मा डी है, मतलब कि सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स। तो के सिग्मा 2 पाई आर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेशन। एक्स वेरिएबल है, ठीक है। अगर मेरे को पूरे डिस्क को कवर करना है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से आर, पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था कि नीचे वाला जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर। किया था ये इंटीग्रेशन, बस वैल्यू पुट करके निकालिए। करके देखिए जिनका नहीं हुआ है, और जिनका हो गया 2 मिनट वेट कीजिए, ये लोग कर लें। सेम इंटीग्रेशन है जो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं। करके देखिए फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। मेहमान से आपकी फ्रेंड क्यों नहीं आई? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं लिख देता हूँ, ई नेट की वैल्यू कितनी आती है, कितना आ रहा था ई नेट,
सर 2k पाई सिग्मा एक्स, 2k पाई, सिग्मा एक्स। उसको भी वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। मतलब जो आर है ना सर, वो मतलब एक्स है मेरा, मतलब 2k बाई सिग्मा आर। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यही आ रहा है कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ये फॉर्मूले को याद रखना है आपको। यही आ रहा था। यस सर, यही है। ई नॉट क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट है। अरे सर अब मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल। मानसी आयुष वीडियो ऑन करके बैठिए। नोट कर लिया? चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा डिस्क नहीं है, एक इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब कि ये शीट है आपके पास और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए मैं जिगजैग बना रहा हूँ। इस प्लेनर शीट पे चार्ज कितना है? प्लस सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि वही स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अभी आपने डिस्क की वजह से निकाला ना, तो अगर इनफाइनाइट शीट है तो इसका मतलब जो डिस्क का रेडियस है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। कीजिए सॉल्व। यस सर। जो रिलेशन आया उसी में, अगर रेडियस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, हेडिंग डाल लीजिएगा इनफाइनाइट शीट। आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी ई नेट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है ना, सिग्मा तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो मैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, और हर एक के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। कांस्टेंट है। लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। हो गया? चलिए, हेमीस्फेयर के लिए हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, एक तरह से बता देता हूँ, बस वैल्यू पुट कर देनी है आपको। सर आंसर सुन लीजिए एक बार से। हाँ, आंसर बताइए। के सिग्मा पाई, के मतलब सर सिग्मा सिग्मा अपॉन पाई। 4, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है। तो देखिए जो हेमीस्फेयर के लिए था, ये रहा। इसी फिगर में ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको कर नहीं रहा पूरा सॉल्व। ठीक है, तो अगर मैं हेमीस्फेयर के में, मैंने क्या किया, एक छोटा सा रिंग मान लिया। ये ऐसे बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा ना। ठीक, तो आपने कहा एक रिंग ये है, एक रिंग ऐसा होगा, एक रिंग ऐसा होगा, एक रिंग ऐसा होगा, ऐसे बहुत सारे
इनफाइनाइट रिंग से मिलके ये हेमिस्फीयर बना है। एक बड़ी सी रिंग, फिर एक छोटी रिंग, फिर एक छोटी रिंग, फिर एक छोटी रिंग, ऐसे करके आपका एक हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, तो मैंने एक रिंग मान लिया, ये रिंग आपने मान ली, इसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक स्मॉल एंगल डी थीटा बना रहा होगा इसका थिकनेस, और ये एंगल आपने मान लिया थीटा। तो ये जो आर्क होगा ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक, तो आपने कहा इस पे चार्ज कितना था, सिग्मा, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू थिकनेस। तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू थिकनेस कितना है, आर डी थीटा। तो इस रिंग पे स्मॉल चार्ज आ जाएगा डी क्यू, डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया। ठीक, तो आपने डी क्यू चार्ज निकाल लिया। इस डी क्यू चार्ज मतलब कि इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाले पॉइंट पे, वो इधर की तरफ होगी ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, थीटा। अगर मैं बड़ी वाली रिंग लूँ, बड़ी रिंग ये होगी, अगर मैं टॉप वाली रिंग लूँ तो ये होगी। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 90 तक। वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, फाइनल आंसर ई नेट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और ये ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आंसर तो कम से कम लिख लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिएगा कि हेमीस्फीयर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है आपको। और सर जो रेडियस वेरी कर रहे हैं तो वो कट जाएगी बात है डेरिवेशन के टाइम। वो तो कैप स्मॉल आर को भी तो आपने चेंज कर दिया ना कैपिटल आर के टर्म में, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, इसलिए थीटा के टर्म में एक वेरिएबल बन जाएगा आपका। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे इस प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये मत कहिएगा सर इसके 8 प्रॉपर्टी तो मैंने याद कर लिया लेकिन क्वेश्चन एक भी हिल नहीं रहे, मेरे को सिर्फ 8 लाइन लिखवानी है। ठीक है, क्वेश्चन हिलेंगे तब जब मैं उससे बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, आगे मैं बिल्कुल याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड, है ना। बना लीजिए फिगर। अब इसी में लिखे सेंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from, electric field lines originate from positive or infinity, electric field lines originate from positive or infinity and terminate at and terminate at negative or infinity, negative और infinity। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, पॉजिटिव से हो रहा है ना ओरिजिनेट, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो आपने कहा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके खत्म हो रही होंगी, इन्फिनिटी ना, ये इन्फिनिटी पे जा रही है, वहां पे ये टर्मिनेट हो रही है। अब मैं नेगेटिव वाले चार्ज को देखूं, नेगेटिव वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है नेगेटिव की तरफ, मतलब कि कहाँ से आ रही होगी, इन्फिनिटी से। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी और पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी या तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगी।
टर्मिनेट कहाँ पे होगी, या तो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी या तो नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होगी। आगे समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मानिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, मैंने कहा ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q1 के कारण इस वाले पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो मैंने कहा कि Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E2। इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, मैंने कहा E नेट, ठीक है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि Q1 के कारण है कि Q2 के कारण है कि Q3 के कारण है। अगर मेरे को डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं तो वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। सर थोड़ा थोड़ा आया, एक बार सर दोबारा। आएगा पूरा पूरा आएगा, थोड़ा सा 2 मिनट बस वेट कीजिए, मैं सभी पॉइंट्स पे लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर सिंपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दिया कहीं पे भी, मैंने ये बोल दिया कि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ये नहीं बता रहा कि ये Q1 के कारण है कि Q2 के कारण है कि Q3 के कारण है, ये सिंपल नेट को बता रहा है। अब इसको समझने के लिए एक चीज और समझते हैं, ये पॉइंट अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास Q1 Q2 चार्जेस हैं, मैंने टेबल पर रख दिए Q1 Q2 चार्जेस, ठीक। और मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q3 और उसको इस पॉइंट पे रखा। Q1 और Q2 दोनों के दोनों फिक्स्ड हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वाला जो चार्ज है इसको मैंने हैंग करके रखा, वो ये मूव कर सकता है, ये फ्री टू मूव है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। यस ये सर। थोड़ी ना कहेगा कि मेरे को ये वाला फोर्स इधर ले जा रहा है, ये वाला फोर्स इधर ले जा रहा है, तो मैं एक बार इधर जाऊंगा एक बार इधर जाऊंगा उसके बाद इधर जाऊंगा, नहीं ना। वो तो देखेगा नेट कहाँ लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। तो नेट इसके ऊपर जहां लग रहा है तो वही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब आया समझ में? आगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है। सर एक बार सेंटेंस सर देखो। अच्छा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मेरे को किसका डायरेक्शन मिलेगा, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनी हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यही होगा ना। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या रखा है, क्यू चार्ज को रख दिया, ठीक है। अगर मैंने इस वाले पॉइंट पे क्यू चार्ज को रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग। आ रहा समझ में? चलिए ये रहे। नेक्स्ट पे आइए। बोलिए प्रखर, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहे सर। कुछ नहीं, आपकी शक्ल बताइए, ऐसा लग रहा है दिमाग में कुछ चल रहा था, नहीं चल रहा है। चलिए अगले पे आते हैं।
two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. अब रीजन भी बता देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपने इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर किसी क्यू चार्ज को रखता हूँ, ठीक है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसके अलोंग भी कर सकता हूँ, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसके अलोंग भी कर सकता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस क्यू चार्ज पे दो जगह फोर्स लग रहे होंगे? किसी एक ही जगह फोर्स लगेगा ना, यस सर। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सारी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वही 10 फीट से सिमिलर है जो पड़ी थी। कुछ नहीं, बहुत, बस एक या दो प्रॉपर्टी हैं जो नहीं है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लिख लिया? रीजन लिख लीजिएगा, रीजन को मेंशन करते जाइए। मैंने बोला ना कि 8 पॉइंट जो भी मैं लिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी मेंस एडवांस बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। हो गया? यस सर। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इफ डेंसिटी ऑफ लाइंस if density of lines is high then field intensity will also be high and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हाई है, ए पे कि बी पे? ए पे। सर ए ए पे। पॉइंट पे डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ए पॉइंट पे डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब कि कैपिटल ई, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है सर। आ रहा समझ में? सर वो बल्ब की वो तो समझ सकते हैं रेडिएशन से, यानी कि उसकी जो लाइट की जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर। सब जब आएगा तो बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस वाले फिगर के हिसाब से देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। electric field lines never exist in closed loop, never exist in closed loop। ठीक है, नेक्स्ट। इसका सर कोई एक्सप्लेनेशन है? अभी है ना, ये एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन है। ये जो अभी आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव से, नेगेटिव पे आके ख़त्म हो गई। यस सर। अगर क्लोज लूप होता तो ये ऐसे आता ना, यस सर। तभी तो क्लोज लूप होता। ये सब पॉइंट तो इनवैलिड हो जाता है ना। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating is directly proportional to magnitude of charge, is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे मेंस में ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आया है, एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसी इसी पॉइंट से जो भी आपने लिखा नंबर ऑफ लाइंस, मैंने कहा कि आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज है, ये मैंने कहा कि 2 कूलम का चार्ज है, और फिगर दे दिया यहाँ से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस ये पहला फिगर दिया, उसके बाद पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस टाइप का था। तो उसमें अलग अलग फिगर आपको ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया 3 कूलम, ठीक है, 4 कॉलम, उसके बाद कुछ भी 5 कॉलम, और 6 कॉलम। कौन सा करेक्ट है? सर ये आपकी स्क्रीन पे एक स्पॉट सर सी वाला। क्या मेरी स्क्रीन पे क्या है? एक Spot- स्पॉट है सर। हाँ ये सर। डी ऑप्शन को सर वो कर पाइए। अब सही है? भी नहीं है सर वो। अभी भी है? एक हाँ। सर मिनट। कोई नहीं सर, बंदा क्या पता सर, तो कैसा हो जाएगा, तो करना चाहिए। कहाँ, मेरे को तो दूसरे में लैपटॉप ऑन करके रखा है, अभी तो अभी spot- गया सर, गया सर सर। आ गया, आ गया सर। मतलब एक टेप टाइप का सर लग गया सर, काइंड ऑफ। सर 1 2 3 4 5 सर हम्म, सी वाला। सर सी वाला सर। सी। बस बिल्कुल। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वाले फिगर को देखूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, हाँ और चार्ज कितना है, 2। तो मतलब कि 1 कॉलम के लिए कितना हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस, 2 सर। 2 ना। 2 कॉलम में कितना लाइंस निकल रहे हैं, 4। तो एक कॉलम के कारण कितने लाइंस निकलेंगे, 2। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, तो कितने निकलने चाहिए थे, 6, लेकिन कितने निकल रहे हैं, 4, तो ये गलत है। ये 4 कॉलम है, तो कितना निकलना चाहिए था, 8, निकल कितने रहे हैं, 4, ये भी गलत है। ये 5 कॉलम है, तो इधर कितने निकलने चाहिए थे, 10, 10 भी निकल रहे हैं। आ गया ना? आ अरे गया। यूनिटरी मेथड। आ गया सर। माधव 4 टॉफियां लेकर आए, आयुष ने पूछा कितनी की लेकर आए, बोला 2 रुपए की। सर क्लियर तो है, लेकिन ये माइक का बड़ा शोर आ रहा है सर, उससे सुनाई नहीं पड़ रही आपकी आवाज। आप लोग जब माइक कोई अनम्यूट करता है तभी आता है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई शोर नहीं आ रहा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, 2 रुपए में अगर 4 टॉफियां मिली, तो 3 में कितनी मिलेंगी, 4 में कितनी मिलेगी, 5 रुपए में कितनी मिलेगी, 6 रुपए में कितनी मिलेगी। 3 लोग बेवकूफ बन के आ गए, माधव दोबारा गया 10 लेकर आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बोर्ड तो डायरेक्ट पूछता है, हर दूसरे साल पूछता ही है 5 नंबर में। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सर। इसलिए तो 95% कोई मायने नहीं रखता बोर्ड में, हलवा है। चलिए, हर दूसरा आदमी 96 98, किसी से पूछो उसका 99। अच्छा, हाँ आप ना, तो उसका 98। बिल्कुल बिना पढ़े नंबर आते हैं। मैंने भी सर बिना पढ़े पेपर दिए थे, बोर्ड हम्म, ऐसे ही नंबर आ रहे थे। चलिए, अब देखें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और इसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊंगा, ऐसा।
सही है। नेगेटिव में अंदर आते हुए, पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए। एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है और दोनों क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, चेक कीजिएगा सही है कि नहीं। सर हाइपरबोलिक टाइप बनेंगे क्या? माने कि दोनों का फिगर मिला के। बना दीजिए, मेरे को कैमरे के सामने एक बार दिखा दीजिएगा। सर कुछ नहीं दिख रहा सर। थोड़ा और पास लाइए। गलत है, गलत है। आधा अधूरा ही बनाया है। और बना देता हूँ सर 2-3। बनाइए। सर उसकी मिरर इमेज हो जाएगी, मतलब कुल मिला के शायद। बनाइए तो। बनाता हूँ सर। सर ऐसी बनेगी। अभी भी गलत है, प्रखर गलत है। हाँ, आप दिखाइए। अरे सीधा कीजिए माधव, कॉपी। पास लाइए, पास पास लाइए। नहीं, गलत है। सर मेरे कैमरे में सर शायद लेटरल इन्वर्जन हो जा रहा है। और किसी का बना? हाँ, ये सही है। सर यही तो मैंने बनाया, बस कुछ कुछ लाइन मिस हो गई। तो कुछ कुछ चक्कर में तो सभी गायब हो गया। देखिए, दोनों प्लस क्यू चार्ज हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बीच को मिड पॉइंट पे जीरो होगी ना, यस सर। है ना। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसका मतलब इस वाले लाइन पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब बस बना दीजिए ऐसी दो चार और। खत्म। गलत था सर मेरा, मेरी गलती। नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, इस बार टेस्ट में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर कहे थे? फ्लूइड। फ्लूट्स ओनली सर। हो गया? यस सर। एक मिनट सर। हो गया। देखिए, डिस्कशन ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है और हर एक के बीच के डिस्टेंस सेम है।
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही हुआ। तो ये आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने मान लिया ई नॉट राइट डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे किसी क्यू चार्ज को रखूं, इसका मास m है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने Yes, कहा कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो आपने क्या किया था, इस पॉइंट चार्ज को बस आपने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इसमें रिलीज कर दिया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इस पे फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मूव करेगा ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपकी ये फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, तो अगर मैं किसी क्यू चार्ज को इसमें रखूं या फेंकूं, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है पार्टिकल की, उसके बारे में डिस्कशन करना है हमें। ठीक है। तो हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते हैं। ट्रेजेक्ट्री अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ दो हो सकती हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक दूसरा पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब होगी? अभी आपने कहा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। वही तो एग्जांपल ले रहे थे कि अगर मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है। इसको सबसे आसान तरीका समझने का क्या है कि हम लोग किसके बारे में बात करें, मोशन डे ग्रेविटी के बारे में, हमें चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जो फोर्स है mg किसी भी पार्टिकल पे, वो तो कांस्टेंट है ना। अगर 2 kg का मैंने ब्लॉक ले लिया तो उस पर mg फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है ना, चाहे मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, किसी भी हाइट पे रखूँ, mg फोर्स तो कांस्टेंट लगेगा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी भी हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप मतलब रिलीज, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मैं किसी भी हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करता हूँ, तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करता है, मतलब कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। सेम क्वेश्चन हो गया ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड, कि अगर मैंने कहा कि पार्टिकल को मैं नीचे की तरफ थ्रो करूं, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, या तो वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा फिर वैसे ही नीचे आएगा। अगर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता हूं तो पार्टिकल स्ट्रेट नीचे आएगा, मतलब कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो लेकिन इस केस में, सेकंड केस में आपने क्या कहा कि जब आपने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो फोर्स भी नीचे था और पार्टिकल की वेलोसिटी भी नीचे थी, मतलब कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब सेकंड केस में मैंने कहा कि पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया आपने, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, पार्टिकल पे फोर्स mg नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। इस केस में भी पार्टिकल क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कहिए। आ गया समझ में? अब वही सेम चीज, mg फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया सामने की तरफ, तो पार्टिकल तो ऐसे ही जाता है ना। अगर थीटा की वैल्यू ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, पार्टिकल क्या पैराबोलिक पाथ लेता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैराबोला कब लेगा, अगर थीटा की वैल्यू ना ही 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, तो पार्टिकल कैसा पाथ लेने वाला है, पैराबोलिक पाथ लेने वाला है।
क्लियर है? चलिए। सर एक चीज बताइए वैसे, जो आपने यहाँ पे केस लिया है उसमें सर पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ट्रेवल नहीं करेगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही तो है, नीचे वेलोसिटी 0 है तो। नहीं सर, क्योंकि एक mg भी तो आएगा, तो सर उसका नेट एक्सीलरेशन तो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना? अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एमजे को नेग्लेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो आप अपनी तरफ से नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। और मैं बिल्कुल पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका मास बताए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। वो नेग्लिजिबल है, 10⁻31 kg है उसका मास। तो ग्रेविटेशन फोर्स उस पर इतना फर्क नहीं डालेगा। पर सर एक्सीलरेशन तो उतना ही आएगा ना? कितना आएगा? जी। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो सर फोर्स, नेग्लिजिबल नहीं है। फोर्स लगेगा नहीं तो नीचे आएगा क्या? अच्छा, फोर्स ही हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ सही बात है सर। नहीं, क्योंकि सर वो मास से मास डिवाइड हो जाता है तो एक्सीलरेशन तो उतना ही आ जाता है, मैं गलत सोच रहा था। जी की वैल्यू 9.8 कब आता है? चलिए अब बेसिक पे आ जाते हैं थोड़ा। वो उस पे एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर जब स्क्वायर। मास 1 kg होता है, हाँ सर। ठीक है ना, जब मास की वैल्यू 1 kg होती है तब जी की वैल्यू 9.8 होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आराम से बैठ के सोचिएगा, बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहीं से निकालते ही हैं वैल्यू। चलिए मैं इसमें आता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा क्या क्वेश्चन देने वाला था। मान लीजिए कि फोर्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2i कैप + 3j कैप, और पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दी हुई है i + 2j कैप। तो मेरे से पूछा गया कमेंट ऑन ट्रेजेक्ट्री। देखिए, ये जो हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री के बारे में कमेंट हम लोग कब करेंगे? जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल है तब मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता, तब तो मेरे को मैथमेटिक्स निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ, ये कॉन्सेप्ट कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे जो फोर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है कहीं पे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया वो क्या है? कांस्टेंट है। अब हम लोग कमेंट कर सकते हैं ट्रेजेक्ट्री के बारे में। तो देख के बताइए क्या होगा, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन? सर मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अच्छा, माधव के हिसाब से स्ट्रेट लाइन। और सर पैराबोला, क्योंकि क्यों? उसका एंगल tan इनवर्स 2 है और उसका एंगल tan इनवर्स 3/2 है। तो तो सर उन दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 नहीं है ना? हम्म, ठीक है, पैराबोला होगा। अब वैसे भी अगर मैंने कहा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, मैं वेक्टर को देख के बता सकता हूँ कि वेक्टर पैरेलल होंगे कि एंटी पैरेलल होंगे। हम्म। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि ये एफ दिया हुआ है, मैंने कहा कि एफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i + j कैप, मान लिया। ठीक है। और मैंने कहा कि बी वेक्टर आपका दिया हुआ है -i - j, तो क्या मैं इसको -i + j लिख सकता हूँ? इसका मतलब -a कैप लिख सकता हूँ। इसका मतलब बी और ए क्या हो गए? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर मैं बी की जगह मैंने कहा कि बी सी वेक्टर आपको दिया हुआ है, अरे माइक म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट करके रखिए। मैंने कहा कि सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप + 2j कैप। मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो i + j कैप। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × a वेक्टर। मतलब कि सी वेक्टर आपका 2a वेक्टर है, इसका मतलब ए और सी क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मैं u को f के टर्म में लिख सकता हूँ कुछ भी कॉमन लेके? नहीं लिख सकता, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा दोनों में, है ना। तो अगर नहीं लिख सकते इसका मतलब ये ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है ही नहीं।
उसके बाद तो पैराबोला ही बचा, तो कैसा होगा ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक। और जैसे प्रखर ने बताया कि पहले वाले का एंगल कितना है, tan इनवर्स 3/2, दूसरे वाले का एंगल tan इनवर्स 2, दोनों एंगल सेम होते तभी तो पैरेलल होते हैं। जो आपको तरीका आसान लगे वैसे चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और हर एक के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको देख के समझ जाना चाहिए कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है। अब मैंने क्या किया, एक पार्टिकल है इसको मैंने प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, Q चार्ज M मास V वेलोसिटी से, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को चार चीज़ें दी गई, क्यों नहीं लेते हैं, -Q चार्ज है, -Q चार्ज। अब आपसे पूछा गया कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये ये हम्म, ये 1 2 3 4, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। सर 3। और कोई। यस सर 3। अच्छा, और माधव क्या होगी ट्रेजेक्ट्री। सर मैंने मैसेज किया है सर। डाउट है सर। डाउट है, किसको डाउट है। मुझे सर फोर क्यों नहीं होनी चाहिए सर? 4, अच्छा। देव्यांशी, कौन सी होगी। सर 3। 3, 4 क्यों नहीं। मानसी, बोलिए बोलिए जल्दी मेरे बोलिए। को नहीं समझ आए कौन सी वाली होगी। अच्छा, कर्तव्य बताइए। सर 3 होनी चाहिए। 4 क्यों नहीं। सर क्योंकि 4 वाली में देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बाहर जा रहा है फिर एंड में जाके, मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे तक है, इन्फिनिटी से। हाँ मैं ऊपर तक बना देता हूँ अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो रही है। अब 4 क्यों नहीं। प्रखर 4 क्यों नहीं। सर 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर 4 से जो होगा ना वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक इंस्टेंट पे। मतलब उसका जो डायरेक्शन होता है ना सर, हमने पैराबोला का वो पता रहता है, ऐसा होता है, मतलब सोर्स की तरफ जाता है वो काइंड ऑफ। क्या 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 मतलब क्या। कोई भी फोर्स का कंपोनेंट सर इस डायरेक्शन में ही है, राइट सर डायरेक्शन में। उसका जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो जाएगा ना सर, वो मतलब उसकी वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होती जा रही है सर इसमें। तो फोर्स ऐसे लग रहा है और सर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है धीरे धीरे, हाँ, फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, ऐसा छोड़ना होगा, Yes, sir। फोर्स क्यों। के पैरेलल होगा धीरे धीरे। कोई भी सर फोर्स का कंपोनेंट कोई भी एक्सेलरेशन सर है नहीं सर इस हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन में। सर जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, जैसे सर अगर हाँ, यहाँ पे एक्सीलरेशन लगता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसकी तरफ टेंड होता है, उसके परपेंडिकुलर छोड़ना होता है धीरे धीरे। यस सर। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करूं सर्कुलर में, हाँ तो सर। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ सर।
सर वो तो उसमें तो ऐसा होता है ना, एक सेकंड सर, उसका भी एक्सप्लेनेशन होता है उस पे सर, क्योंकि डायरेक्शन से लगता है सर, ए नेट का डायरेक्शन अलग होता है उसमें। कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब अब सर एक्सीलरेशन का भी तो डायरेक्शन नहीं, गलत बात है सर। हाँ मैं समझ गया सर, क्योंकि एक्सीलरेशन भी तो चेंज हो रहा है ना। अरे दोनों के बीच में एंगल 90 है ना। हाँ सर। अभी आप कह रहे थे फोर्स और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, टाइम के बाद धीरे धीरे 90 होगा नहीं, अगर चेंज होगा तो सर एक्सीलरेशन की साइड में चेंज होगा। ये तो एक्सीलरेशन जबरदस्ती वाली बात हो गई, ये तो जबरदस्ती हो गया कि नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। वो सोर्स की तरफ जाना चाहेगा ना सर, क्यू माइनस क्यू। देखिए रीजन तो यही है कि अगर मैं किसी पे भी फोर्स लगा रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूँ तो इसलिए लगाता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में रहे। ऐसा तो है ना कि मैं ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश करना चाहता हूँ और ऑब्जेक्ट यहाँ भाग रहा है। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आना चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्यू ई। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। ऊपर की तरफ। माइनस चार्ज पे ऊपर की तरफ मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और प्लस पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक, तो आपने कहा कि इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये चाहेगा, ये फोर्स चाहेगा कि जो पार्टिकल है मेरे डायरेक्शन में मूव करे। ठीक, इसको समझने का आसान तरीका, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं तो ऐसे घूम के नीचे की तरफ आता है ना। अगर नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है। तो ये mg फोर्स चाहता है कि मैं पार्टिकल को अपने डायरेक्शन में ले आऊं, लेकिन आपने कहा कि ये अपनी डायरेक्शन में लेके ये ऐसे चला गया, ऐसे, ये ऐसे चला गया, और mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। फोर्स तो इधर लग रहा है तो पार्टिकल को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा ना, तो ये पार्टिकल इधर थोड़ी ना चल जाएगा। फोर्स तो कह रहा है कि मेरी तरफ आओ, तो इधर थोड़ी ना मूव करेगा ये, क्योंकि इधर की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको मूव करवा दे। अब हम लोग आते हैं सर्कल वाले पे, कि मैं वहां पे कह रहा था कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब उस चीज को समझिए, जो हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक रस्सी में स्टोन को बांध लीजिए, तब मेरी बातों को आप रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ ये हो रहा है। मैंने रस्सी में स्टोन को बांध लिया और ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घुमाता हूं तो ध्यान रखिए जब भी आप घुमाते हैं तो अपने हाथ को जर्क देते हैं अंदर की तरफ। घुमा के देखिए, ये जर्क दे रहे हैं कंटिन्यूएशन में। यस सर, ये ठीक तो है, आपने ये बताया था। अंदर की तरफ जर्क देते हैं ताकि पार्टिकल को कहते हैं भैया तुम मेरी तरफ रहो, भागो मत मेरे को छोड़कर। ठीक है, तुम उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, घुमा रहे हैं अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स अंदर लगा रहे हैं, पार्टिकल घूम रहा है, मैं उसको पकड़ के रखा हूं कि भैया तुम सर्कल को दूर मत भागो, इसलिए मैं फोर्स हर एक इंस्टेंट पे अंदर लगा रहा हूं, पार्टिकल मूव कर रहा है इसे। और मैं जैसे ही इसको कट करता हूं तो अंदर वाली फोर्स जीरो हो गई, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाता हूं। ठीक है, तो जितने भी प्लानिटरी मोशन हो रहे हैं वहां पे भी जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बचा के रखा है कि प्लानिट मतलब कि अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो अर्थ चाहता है कि भैया मून को कह रहे तुम मेरी तरफ खींचे रहो खींचे रहो, मून घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है। आया समझ में? चलिए, नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, नोट कर लिया, रीजन लिख लिया, तुम्हारा आंसर कौन सा है, थर्ड वाला।
अभी मैं यहाँ पे प्लेट के बारे में समझा रहा था, ये इनफाइनाइट शीट है ना। और पहले भी बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, वो तो एक रिलेटिव टर्म है। मैंने कहा कि मेरे पीछे जो वॉल है, तो वॉल पे अगर मैं इस पेन वॉल की लेंथ के साथ अगर इस पेन की लेंथ को कंपेयर करूं तो कंपेरेबल है, लेंथ को कंपेयर कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर उसी वॉल पे अगर मैं एक पॉइंट मार्क कर दूं, एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, तो वो पॉइंट वॉल के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो अब अगर मैं पॉइंट पे बैठ जाऊं तो मैं कहूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में जो वॉल का डायमेंशन है वो इन्फिनिटी है। यस सर। है ना, सब रिलेटिव टर्म है आपके, ठीक है। तो जो रिलेटिव में हम लोग कहते हैं क्या, इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। अब मैंने कहा कि ये आपका इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट का मतलब नहीं कि अगर इनफाइनाइट शीट दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है क्या, नहीं ना। ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, शीट खत्म नहीं होगी, इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ। लेकिन तब भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सब करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, और कैपेसिटर की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा कि एक प्लेट है, ये एक शीट है, ठीक। इस शीट पे बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट है बहुत छोटा सा, मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो जो इस शीट का डायमेंशन है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बहुत छोटी है। ये देखिए, इस शीट से ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है। मैंने कहा इस शीट से ये कितने डिस्टेंस पे है, 0.5 mm पे, और इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 0.1 mm है, ये तो इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना। बिल्कुल सर। तो मतलब कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, इन्फिनिटी है। इसलिए मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस शीट को क्या कह रहा हूँ, इनफाइनाइट शीट कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनफाइनाइट शीट के कारण किसी पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवेव होगा ना। और ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब मेरे पास दो शीट हैं, एक प्लस वाली शीट है और एक मेरे पास माइनस वाली शीट है, दो पैरेलल शीट है। ये इस वाली शीट पे प्लस चार्ज है, इस वाली शीट पे माइनस चार्ज है। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कहीं पे पी पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। यस सर। माइनस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स द प्लेट। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं ना। अगर दो पैरेलल प्लेट हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के कारण इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। पहले क्वेश्चन कीजिए, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी के लिए ये सब चीजें समझा रहा था। मैंने कहा कि एक प्लेट, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है। नो ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। और इस प्लेट की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। मैंने इसके बीचों बीच एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है, मास M है, V स्पीड से प्रोजेक्ट किया। तो मेरे से पूछा गया फाइंड मिनिमम स्पीड सो दैट चार्ज doesn't strike the lower plate। कीजिए।
सर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, क्यू के टर्म में आंसर आएगा। किसके टर्म में? सर ये आ रहा है क्या, एल क्या? स्क्वायर इंटू एम डी अपॉन क्यू इंटू ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, ओके सिग्मा के टर्म में निकालिएगा। इसके टर्म में आएगा ना सर, वही तो मैं कह रहा था। अच्छा नहीं आएगा। कल फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, डाउट। यस सर। ये सर आ गया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? सर ये लगाया कि जो टाइम लगेगा सर वो लगेगा एल बाय वी, जो टाइम लगना चाहिए एल बाय वी लगना चाहिए कि वो पूरी जो प्लेट है उसको क्रॉस कर ले। तो सर और जो ये टाइम होगा सर वो होगा डी बाई टू इक्वल्स टू जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सर, उसके कारण जो एक्सीलरेशन आएगा मतलब जैसे हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं ना सर, हाँ हाँ वैसे ही सर कर दिया। डी बाई टू इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर मतलब जी मतलब वो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आएगा। और सर उसे टी निकाल लिया, हाँ, और जो टी पहले निकला था उस दोनों को इक्वेट उसको उसकी वैल्यू वहां पर रख दी सर। सही है। ये तरीका भी सही है, और दूसरा तरीका सिंपल सा देखिए, कि आगे मैंने कहा कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने पैरेलल बनाया है। तो इस फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो कितना लगेगा, क्यू ई। क्यू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यू ई कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा ये भी कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन, एक मिनट, पेन डिस्चार्ज हो गया है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। अब याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन अलग से सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन को अलग से सॉल्व करते हैं। तो जितनी देर में पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करेगा उतनी ही देर में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो पार्टिकल को वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने की अगर हम लोग बात करें, पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा ना, 90 डिग्री है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा कि ऊपर से पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की जगह क्या रखेंगे, क्यू ई बाई एम। तो यहाँ से मेरे को टाइम निकल जाएगा, ठीक है। टाइम मैंने निकाल लिया, और इतने ही टाइम में पार्टिकल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी, वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आनी चाहिए, अगर उसको लोअर प्लेट से नहीं टकराना है तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एल, यस सर। है ना। अब वही चीज मिहिर ने भी किया है, उन्होंने टाइम के रेस्पेक्ट में कि पहले इसके कारण टाइम निकाला उसको यहाँ पे पुट कर दिया, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कान ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, पकड़ना कान ही है, ठीक। तो देखिए आपने कहा कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मेरे को लग रहा है जब तक 2-3 लोगों को रिमूव नहीं करूँगा लगातार 3-4 क्लास में, तब तक आप लोगों के वीडियो लगातार ऑन नहीं रहेंगे, है ना। सर क्यों मानसी, दिव्यांशी, आप लोग लग रहा है मेरे पेशेंस को चेक कर रहे हैं कि सर हमेशा बोलते रहते हैं, करते तो है नहीं। मेरे को गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो बहुत बुरा गुस्सा आता है, तो उसको कोई जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं चीज़ें बर्बाद कर देता हूँ जब गुस्सा आ जाता है तो।
फिर आगे पीछे नहीं सोचता कि आगे इसका बुरा होगा कि अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो उस लेवल तक मत ले जाइए, ठीक है? पेशेंस चेक मत कीजिए, क्योंकि मेरा पेशेंस चेक करने में आप लोगों का बुरा ना हो जाए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। अब ऊपर से नीचे के बारे में बात कीजिए। जैसे सिंपल हमने कहा कि आपने किसी एच साइड से पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, तो पार्टिकल तो ऐसे ही जाता है ना, ठीक? तो आपने कहा कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेंज के इक्वल। तो मैं अगर वर्टिकल वाले के बारे में बात करूं तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। तो आपने यहाँ से t की वैल्यू निकाली है, कितनी आ गई, 2h डिवाइडेड बाई जी। सेम टाइम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना लगेगा, सेम टाइम लगेगा ना, जितने टाइम में पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस कवर करे उतनी देर में आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लग रहा है, इसी तरीके का तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा था, ठीक? तो अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आपने निकाल लिया 2h अपॉन जी। यहाँ पे h की जगह क्या है, d/2, अपॉन जी की जगह क्या है, q/m। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा आपका, 2 कैंसिल हो गया, md डिवाइडेड बाई qe अंडर रूट। तो यहाँ पे जो आपका रेंज होना चाहिए वो ग्रेटर देन l होना चाहिए। तो रेंज कितना है, u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो u कितना है आपका, v, ये तो निकालना है। और टाइम कितना है आपका, md/qe शुड बी ग्रेटर देन l, तभी नहीं टकराएगा, ठीक है? लेकिन मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम स्पीड, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन ले लूंगा। आया समझे? क्योंकि मिनिमम मेरे को उस कंडीशन के बारे में बात करना है। तो v मिनिमम यहाँ से कितना आ जाएगा, v मिनिमम विल बी इक्वल टू l अंडर रूट क्यू ई डिवाइडेड बाई एम डी, और ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सर मेरा सही आ रहा है, लेकिन सर एक चीज पूछनी, हमें सर आगे चल के कोई भी ऐसा केस मिले तो हम पॉइंट चार्ट मान के चलेंगे और लेंथ को इन्फिनिटी में मान के चलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के, ठीक? ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह भी पढ़ लेंगे ना, सॉरी कैपेसिटर वगैरह भी पढ़ लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं दिमाग में, समझ में आ ठीक जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। अगर कैपेसिटर अगर आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, इतने इतने सर, कैप्सूल के देखा है बराबर। सर वो सर इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह में भी लगे रहते हैं कुछ कुछ, हम्म। सिलेंडर टाइप के होते हैं सर। कैपेसिटर और इंडक्टर के बिना कोई भी सर्किट नहीं बनती, दुनिया की कोई भी सर्किट। कैपेसिटर ना भी हो चल जाएगा, इंडक्टर होना ही होना है, हाँ सर, कैपेसिटर के बिना तो कई लोग बन जाते हैं, देखा है सर। ठीक है ना? चलिए एक ऐसे ही इन जनरल बता देता हूँ, थोड़ा सिलेबस से हट कर, ठीक? हाँ, सर। कि मैंने कहा कि